बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आज हमने जो डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करना है। उसके बाद हमने देखना है कि कुछ सेल साइज में स्मॉल क्यों होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर प्लांट की सेल की बात की जाए या एनिमल सेल्स की बात की जाए तो डिफरेंट सेल टाइप्स मौजूद होती हैं। चाहे एनिमल बॉडी में डिफरेंट सेल टाइप्स होंगी, प्लांट की बॉडी में डिफरेंट सेल टाइप्स होंगी। हर जो टाइप होगी वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, अपने अपने तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगी। हर जो टाइप होगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। स्टूडेंट, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो कुछ जो सेल टाइप्स होती हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज की फॉर्म में या ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म के लाइव प्रोसेसेस बन जाते हैं। स्टूडेंट, मैं अगर एग्जांपल दूं आपकी तो मैं किसकी एग्जांपल दूंगी? मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दूंगी, जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे। अगर मैं आपको ऑर्गन की एग्जांपल दूंगी तो मैं स्टोमक की एग्जांपल दूंगी और मैं क्या कहूंगी कि स्टोमक में डिफरेंट किस्म के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं और ये डिफरेंट टिश्यूज मिलकर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर टिश्यू का स्ट्रक्चर, हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और वो अपने अपने तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन में रहकर एक दूसरे से मिलके फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये जो फंक्शन होंगे ये और एक ऑर्गेनिज्म के लाइव प्रोसेसेस बन जाएंगे। देखिए, सेल की जो एक टाइप होती है सेल की दूसरी टाइप से डिफरेंट होती है। मैंने आपको ऊपर ये चीज बताई है कि हर जो सेल टाइप होगी उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसका फंक्शन डिफरेंट होगा। अगर मैं बताऊं तो मेसोविल टिश्यू का फंक्शन डिफरेंट है, मसल टिश्यू का फंक्शन डिफरेंट है, स्किन जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट, हर जो सेल टाइप होती है उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं? ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कही है कि जो एनिमल की बॉडीज होती हैं और प्लांट की बॉडीज होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की सेल टाइप से मिलकर बनी होती हैं और जो हेड टाइप होती है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और जो तमाम कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि जो सेल टाइप्स होती हैं उनकी वो एक दूसरे से डिफर होती हैं या नहीं होती, तो स्टूडेंट, जो तमाम सेल टाइप होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस शो करती हैं। ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल की टाइप्स मौजूद होती हैं वो 200 टाइप्स मौजूद होती हैं। मूव करते मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स का साइज और हम शेप देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स राउंड क्यों होते हैं? रेड ब्लड सेल्स राउंड इसलिए होते हैं ताकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो उसको एकोमोडेट कर सकें। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई रेड ब्लड सेल्स आर राउंड इन शेप, तो स्टूडेंट आप क्या कहेंगे कि रेड ब्लड सेल्स आर राउंड इन साइज टू एकोमोडेट ग्लोब्यूलर प्रोटीन। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू एकोमोडेट ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में एक बात याद रखनी है कि जो रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं और राउंड होने की वजह पूछी जाए तो आपको क्या बतानी है आपने, को एकोमोडेट करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन को, इसी वजह से उनकी शेप जो होती है राउंड होती है। उसके बाद नर्व सेल्स की शेप की बात की जाए, नर्व सेल्स के साइज की बात की जाए तो जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। स्टूडेंट, नर्व सेल्स लॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने मैसेज ट्रांसमिट करने होते हैं बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में। यानी कि नर्व सेल का काम क्या होता है कि वो नर्व इंपल्सिस की ट्रांसमिशन करते हैं, मैसेजेस की ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद है जाइलम सेल्स। स्टूडेंट, जाइलम सेल्स ट्यूब लाइक और थिक वॉल्स क्यों होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल, तो आप क्या कहेंगे कि जाइलम सेल्स और ट्यूब लाइक एंड थिक सेल वॉल्स क्यों होती हैं? क्योंकि उन्होंने वाटर की कंडक्शन करनी होती है, उन्होंने वाटर को दूसरे
प्लांट में वाटर को दूसरी जगह मूव करना होता है, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव, इस तरह की उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, वाटर की कंडक्शन करनी होती है। और दूसरी बात के जाइलम सेल्स ने प्लांट को सपोर्ट करना होता है। तो इसी वजह से जो उसकी वाल सेल्स होती हैं, उसकी जो वाल्स होती हैं, जाइलम सेल्स की वाल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक वाल्स होती हैं। और उनकी शेप कैसी होती है, वो ट्यूब लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, वो ट्यूब लाइक होते हैं। स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने क्या बात पढ़ी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं। और राउंड क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन को एकोमोडेट करना होता है। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल लंबे होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं। स्टूडेंट, अगर नर्व सेल के लॉन्ग होने की रीजन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि नर्व इंपल्सेस की ट्रांसमिशन करते हैं नर्व सेल्स जो होते हैं, इसी वजह से जो वो लंबाई में ज्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर जाइलम सेल्स की बात की जाए तो जो जाइलम सेल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं। और जो उनकी वॉल्स होती हैं थिक होती हैं। क्यों वो ट्यूब लाइक और उनकी वॉल्स थिक होती हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर की कंडक्शन करनी होती है और प्लांट को सपोर्ट करना होता है। उसके बाद है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। देखिए, अगर पूछा जाए कि रूट हेयर सेल्स जो हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया क्यों है, लार्ज सरफेस एरिया उनका क्यों है, क्योंकि ताकि वो वाटर और सॉल्ट की ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकें। रूट हेयर सेल्स स्टूडेंट जो होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। और बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना होता है। और जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। और यही वजह होती है कि जो रूट हेयर सेल्स होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। उसके बाद अगर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो जो सेल्स सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो सेल्स सिक्रेशन करते हैं, उनके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। और जो गोल्जी अपरेटस होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया है कि वो सेल्स जिनमें जो कि सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें सिक्रेशन का प्रोसेस होता है, जो कि सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और गोल्जी एपरेटस होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं उनके पास कौन सी ऑर्गेनेली होगी, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे। स्टूडेंट, आपसे अगर पूछा जाए कि which one of the following cell is involved, which of the following cell accommodate complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, तो आप क्या कहेंगे कि उन सेल्स में मौजूद होते हैं कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी apparatus जो कि सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सिक्रेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या कहेंगे, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस में, वो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सेल के फंक्शंस की बात की जाए स्टूडेंट, हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। अगर हम नर्व सेल के फंक्शन की बात करें तो नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व इंपल्सिस को कंडक्ट करते हैं। और जो पूरी बॉडी में जितनी कोऑर्डिनेशन होती है उस कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक मैसेज जो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में, वो काम कौन से सेल्स करते हैं, वो नर्व सेल्स करते हैं। उसके बाद अगर मसल सेल्स की बात की जाए तो जो मसल सेल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और जो अपना रोल होता है, पूरी बॉडी में जितनी मूवमेंट होती हैं वो मसल सेल्स के थ्रू होती हैं। स्टूडेंट, मसल सेल एक तो हम कहें कि कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी बात कि एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी होगी या जो भी बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की, स्टूडेंट उसमें जितनी भी मूवमेंट होंगी उसमें कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे, मसल सेल्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। स्टूडेंट, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो रोल अब उनका क्या होता है कि वो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी वजह से उनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं क्योंकि उनका रोल क्या है, उनका रोल ये है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल फॉरेन एजेंट को किल करते हैं। क्या करते हैं, फॉरेन एजेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है तो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये उस फॉरेन एजेंट को किल कर देते हैं या उसको कमजोर कर देते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट के सेल्स के फंक्शन की बात की जाए तो हर सेल का अपना अपना फंक्शन है एक बॉडी में। नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व सेल मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, और एक बॉडी में जितनी कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्व सेल्स के थ्रू होती है। मसल सेल की बात की जाए तो मसल सेल के थ्रू क्या होता है कि मसल सेल एक बॉडी में जितनी मूवमेंट, जितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो मसल सेल के थ्रू होगी। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल फॉरेन एजेंट को किल करते हैं। फॉरेन एजेंट का क्या मतलब होता है कि कोई पैरासाइट या कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है तो डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल उस फॉरेन एजेंट को किल कर देते हैं। उसके बाद है फंक्शंस। स्किन सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, मैंने आपको मसल सेल का फंक्शन बताया है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन बताया है, नर्व सेल्स का फंक्शन बताया है। मैं आपको बताऊंगी स्किन सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले स्किन सेल्स की बात की जाए तो वो फॉरेन मटेरियल जो होता है, यानी कि जो फॉरेन एजेंट होते हैं उनके लिए फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि वो इजीली स्किन जो होती है वो फॉरेन मटेरियल को बॉडी में इंटर नहीं होने देती। और जो कुछ सेल्स होते हैं वो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, कुछ सेल जो होते हैं टेम्परेचर के रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, कुछ स्किन सेल टच के रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, और कुछ स्किन सेल जो होते हैं पेन के रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले स्किन सेल्स के बारे में बात की जाए तो आप क्या करेंगे, स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे आपके, दे आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे दे आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर फॉर टच। पॉइंट नंबर 4 में आप लिखेंगे दे आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर फॉर पेन। रिसेप्टर आपने लाजमी लिखना है क्योंकि और भी रिसेप्टर होते हैं जो कि और ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा चीजों के लिए रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, और ज्यादा एजेंट के लिए रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको लिमिटेशन शो हो रही है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो 9th क्लास का लेवल है और आपके लिए इतना काफी है। उसके बाद बून सेल्स के बारे में बात करें तो बून सेल्स जो होते हैं वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस होती हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट करती हैं। जो बून सेल्स होते हैं वो क्या करती हैं, बून सेल का फंक्शन क्या होता है कि बून सेल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस जो होती हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट करके वो बून को टफ बनाते हैं, बून को सख्त बनाते हैं, और बून को इस काबिल बनाते हैं कि वो और इस काबिल बनाते हैं कि जो बून का रोल है, बून का रोल क्या होता है कि वो एक ह्यूमन बॉडी को, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसी वजह से जो बून सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं ताकि जो बून अपना रोल है, एक सपोर्टिंग रोल है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, उसमें इजीली वो अपना काम कर सकें। तो सबसे पहले द सेल्स ऑफ बून डिपॉजिट कैल्शियम in their extracellular spaces to make the bone tough and thus contributed to the supporting roles of bone. Why most cells are small in size? Student कुछ cells size में small क्यों होते हैं? देखें स्टूडेंट, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एक रिलेशनशिप होता है। जितना एक ऑर्गेनिज्म का मतलब अगर हम बात करें कि जो साइज का सेल लिमिट होता है, यानी कि जो सेल का साइज होता है, सेल का जो सेल का साइज होता है उसको लिमिट कैसे किया जा सकता है, यानी कि जितना एक ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सही होगा उतना एक सेल का साइज सही होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा तो एक सेल का साइज भी कम होगा। स्टूडेंट जैसे जैसे सेल ग्रो करता जाता है इसका वॉल्यूम जो होता है इसके सरफेस एरिया से ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है स्टूडेंट वैसे वैसे जो इसका वॉल्यूम होता है इसके सरफेस एरिया से ज्यादा इंक्रीज होना शुरू होता है। जो मटेरियल, जिन मटेरियल की सेल को जरूरत होती है
जिन मटेरियल की सेल को जरूरत होती है वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, तो उनको लाजमी सेल की सरफेस से इंटर होना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट अगर सेल का सरफेस एरिया ही थोड़ा होगा तो जो इनफ न्यूट्रिएंट होंगे वो बॉडी में इंटर नहीं हो पाएंगे। तो एक बात याद रखनी है कि इनफ ट्रांसमिशन के लिए, इनफ जो होती है, इनफ मटेरियल की पासिंग के लिए, इनफ मटेरियल को पास होने के लिए, जितने मटेरियल की बॉडी को जरूरत है उतने मटेरियल को पास होने के लिए लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत होती है। इसके अलावा जो वेस्ट एक सेल प्रोड्यूस करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी एक्सक्रीट आउट होने के लिए सरफेस की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट दो चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल साइज में स्मॉल क्यों होते हैं तो किसके थ्रू होते हैं, जितना इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है वैसा उनका साइज भी होता है। तो अगर बताएं कि जिन मटेरियल की सेल को जरूरत होती है वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होते हैं, और जो वेस्ट होता है जो कि एक सेल प्रोड्यूस करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को बॉडी के अंदर इंटर होने के लिए या बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए सरफेस की जरूरत होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर एक सेल बड़ा हो जाता है जो इसका वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज होता है और इसी तरह इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर सेल ग्रो होता जाएगा, सेल की ग्रोथ अच्छी होगी स्टूडेंट, तो सेल में न्यूट्रिएंट्स भी सही रहेंगी, सेल में ऑक्सीजन की मिकदार भी सही रहेगी। और इसके अलावा जब सेल का सरफेस एरिया सही हो जाता है, सेल का सरफेस एरिया एक इनफ हद तक, एक लिमिट तक पहुंच जाता है कि जिस तक पहुंचने के बाद तमाम मटेरियल इजिली एक्सक्रीट आउट और इजिली बॉडी में इंटर हो सकते हैं, सेल की में इंटर हो सकते हैं, तो तब क्या होता है कि तब सेल फंक्शन इजिली परफॉर्म करने लगता है। इसी वजह से स्टूडेंट जो स्मॉलर सरफेस एरिया होता है वो तमाम मटेरियल को बॉडी में इंटर होने और बॉडी से निकलने की परमिशन नहीं देता। यही वजह होती है कि एक बॉडी को लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज वॉल्यूम की जरूरत होती है ताकि वो इनफ मटेरियल को बॉडी में इंटर कर सके और इनफ मटेरियल को सेल से एक्सक्रीट आउट कर सके। इसी वजह से जो सेल होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं और उनका जो हाई सरफेस एरिया होता है, उनका जो सरफेस एरिया होता है हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। स्टूडेंट एक बात मैंने आपको बताई है, मैं इसलिए वापस आई हूँ कि आपको इस चीज से कंफ्यूजन ना हो। देखिए स्टूडेंट, एक सेल जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। स्टूडेंट, सेल के इंक्रीज होने से सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सर मैंने आपको क्या बताया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सरफेस एरिया। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। इसी वजह से सेल का जो साइज है वो हमेशा सही होना चाहिए, सेल की ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए ताकि एक सेल का प्रॉपर साइज कायम रहे और जो वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा इंक्रीज ना हो सेल का, और सरफेस एरिया उसका कायम रहे और जो तमाम मटेरियल बॉडी में इंटर हो रहे हैं सेल की और सेल से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, ये फंक्शन परफॉर्म होता रहे। सेल एज एन ओपन सिस्टम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट, सेल ओपन सिस्टम के तौर पर काम कैसे करता है, क्योंकि सेल ओपन सिस्टम के तौर पर काम ऐसे करता है कि जैसे जैसे इसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उन तमाम सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले लेता है। इसी वजह से फिर ये क्या करता है, वो तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है जो इसको असाइन की हुई होती हैं, जो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के दरमियान बनते हैं, वो या तो इनको यूज करता है या उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेता है या उसको दूसरे सेल्स में ट्रांसमिट कर लेता है। सबसे पहले सेल वर्क्स एज इन ओपन सिस्टम, इट
takes in substances needed for its metabolic activities through its cell membrane. Then it performs the metabolic processes assigned to it. Products and byproducts are formed in metabolism. Cell either utilizes the products or transport them to other cells. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।